डॉक्टर हिमांशु दास सर, निदेशक PDUNI PBD न्यू दिल्ली, एवं श्री रमेश पांडे सर, निदेशक CRC लखनऊ। निरंतरता के साथ कैसे ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच पाए और अल्प व्यय में अधिक से अधिक सूचना का प्रसारण, अधिक से अधिक जन जागृति का प्रसारण कैसे हो, ऐसी जागरूकताओं की स्थापना के लिए ऐसे कार्यक्रम बृहदी भाव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो कार्यक्रम के प्रथम पंक्ति में, कार्यक्रम की प्रथम बेला में मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग CRC लखनऊ को, कि सर आप आए और कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में अपना आशीर्वचन प्रदान करते हुए हमारे आज के आदरणीय मुख्य वक्ता आदरणीय प्रगति पांडे मैम को सादर आमंत्रित करें। आदरणीय राजीव रंजन सर। राजीव सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजीव सर, क्या आप तक मेरी बात पहुंच पा रही है? सर नमस्कार, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली टेक्निकल टीम ने म्यूट करके रखा था। जी सर, जी सर, माइक ऑन जी, करते हैं सर। अभी एक्सेस मिली है सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, होप सो मेरी आवाज आप सब लोगों तक पहुंच रही है। मैं आज के इस ऑनलाइन लेक्चर कम वेबिनार जो अभी 12 से 1 के बीच में होने जा रही है, उसमें जुड़े हुए सारे प्रतिभागियों को, सारे पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अपने पूरे CRC ऑफिशियल्स एंड स्टाफ के तरफ से, हमारे निदेशक श्री रमेश पांडे जी एंड हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर निदेशक डॉक्टर हिमांशु दास सर, जिनके मार्गदर्शन से ये सारे जो अभी ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रम होते आ रहे हैं, इसका किस तरह से क्या प्रारूप देना है, इसके लिए सर का हमेशा हम लोगों के बीच में मार्गदर्शन बना रहता है। जैसा कि नागेश सर बता रहे थे, अभी ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम दोनों चलते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा, अभी लास्ट जो हमारी वेबिनार हुई थी, CRE हुई थी, उसमें हमने बोला था कि हमारे जो अपकमिंग सीरीज ऑफ CREs हैं, सीरीज ऑफ वेबिनार्स हैं, तो आप देखते होंगे कि हमारे साथ एक खत्म होता है, दूसरा ऑन हो जाता है। तो आप लोगों का जुड़ना, जो पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी लोग हमसे जुड़ते हैं, उनका कोई बाध्यता नहीं होता है, फिर भी आपका जो ये प्यार हमसे बना हुआ है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं देख रहा हूँ प्रगति मैडम जुड़ चुके हैं। नमस्कार मैडम, बहुत दिनों के बाद आपको देख रहा हूँ, बातें तो हुई है। तो आई वेलकम टुडे स्पीकर प्रगति मैडम, प्रगति पांडे मैडम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में CRC लखनऊ, बट अभी आजकल डिप्यूटेड है NIMHR सीहोर में। और मैडम हमेशा से जो लोग जुड़ते आ रहे हैं प्रोग्राम में, जब भी आप देखेंगे कुछ इस तरह का जो टॉपिक है, सबसे ज्यादा हमारे पटल पे ऑनलाइन वेबिनार जितने या लेक्चर पे है। और एक और बोलना चाहूंगा, अन्यथा ना लें, जो मुकलेश जी जो हमारे आज के कोऑर्डिनेटर हैं, वो मैडम को हमेशा मैं बोलूंगा, या तो हमेशा बोलते हैं मैडम आप आए। और मैडम का इतना मतलब, वो NIMHR में अभी इतने सारे काम है, इतने सारे जो वर्क प्रोफाइल है, उसके बावजूद भी जो एक्सेप्टेंस होता है उनका कि नहीं मैं कर पाऊंगी, और उनका जो ये एक्सेप्टेंस होता है वो खाली वे तारीफ होता है। तो मैं यही बोलूंगा, मैडम अपने जो बिजी शेड्यूल से जो समय निकाल के हमें देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको। और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने डायरेक्टर श्री रमेश पांडे के तरफ से, सर के तरफ से, और डॉक्टर हिमांशु दास के तरफ से, हमारे पूरे CRC परिवार के तरफ से। सो आई वेलकम मैडम।
आई फील मैं आपके टॉपिक पे कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आप हैं, आप ज्यादा बात करेंगे। सो थैंक यू, वेलकम यू। थैंक यू मैडम। तो थैंक यू सो मच सर। हम लोग तो वैसे कलीग ही हैं और आज आप एक जी। डिफरेंट रोल में थे मुझे वेलकम करने के लिए। ठीक है, कोई हाँ। इतनी हम लोगों के बीच फॉर्मेलिटी की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कॉम्पोजिट फ्रीजर सेंटर की ही एम्प्लॉय हूँ। भले ही अभी मैं जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन सीहोर में पोस्टेड हूँ। सो थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच नागेश जी, बहुत अच्छी हिंदी बोलने के लिए और बहुत अच्छे से कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए। और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगी क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये बहुत अलग है। आप लोग ज़्यादातर लोग मुझे पता है कि स्पेशल एजुकेशन फील्ड से आप लोग हैं, आप लोग बिलोंग करते हैं ज़्यादातर, और कुछ आप लोग, कुछ में आप लोगों में से स्टूडेंट्स भी हैं। तो बहुत सारा मिक्स्ड ग्रुप है हमारे साथ में, जो हम लोग आज के टॉपिक पर जो मैं चर्चा करूंगी वो हम लोग सुनेंगे। तो ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है। बहुत बार ये लगता है कि मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर्स जो है हमारे से संबंधित नहीं है, और अगर डिसेबिलिटी होती तो शायद हम उसके बारे में सुनते। फिर भी आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये इस बात को भी दर्शाता है कि आप लोग इस विषय को लेकर के कितने सेंसिटिव हैं। क्योंकि सीआरसी लखनऊ ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर्स को लेकर के एक वेबिनार आज रखा है, एक टॉक सेशन जैसा ही होगा। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है क्योंकि जो आमतौर पर जो मानसिक बीमारियां होती हैं उसमें, जैसे हम डिप्रेशन की बात करें या एंजाइटी की बात करें या फोबिया है, या जो माइल्डर लेवल के डिसऑर्डर होते हैं, जो कम तीव्रता से संबंधित जो इस तरह के मानसिक विकार होते हैं, उसमें वो तो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें लगती हैं कि हमसे संबंधित हो सकती हैं, ये प्रॉब्लम्स हमारे अंदर भी हैं, और उन चीज़ों के बारे में बहुत सारे लोग बात भी करते हैं। लेकिन भले ही आप स्पेशल एजुकेटर हो, लेकिन चूंकि आप रिहैबिलिटेशन फील्ड से आप सभी लोग बिलोंग करते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बाकी सभी डिसेबिलिटीज़ के साथ साथ एक ये और डिसेबिलिटी है जिसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो डिसेबिलिटी है ये हमारे 2016 का जो हमारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है उसके अंतर्गत ही आया है, नई डिसेबिलिटी है, ऐसा नहीं है। 1995 का जो हमारा एक्ट है, जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है, वहीं से इसको डिसेबिलिटी के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया था। लेकिन ये सच्चाई है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के आने के बाद में ये फोकस में आई है। पहले से ही थी लेकिन इसका फोकस जो है अभी थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। तो कई बार इसको लोग नई डिसेबिलिटी कह रहे हैं या नया तरह का जो है डिसऑर्डर कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नई डिसेबिलिटी नहीं है, डिसेबिलिटी एक्ट में ये पहले से ही रहा है। आप लोग अगर याद करेंगे तो ऑटिज्म है या स्किज़ोफ्रेनिया है, इस तरह की चीजें पहले से ही रही हैं, है ना, जिसके लिए जो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आरसीआई की तरफ से भी जो है बनाए गए थे जब 1995 का एक्ट आया था उसके बाद में। तो ये चीज नहीं हमको अपने दिमाग में रखनी है कि ये कोई बहुत नया तरह का चीज है, ये पहले भी था, अब इसका फोकस ज्यादा हो गया है, इसलिए ये अच्छी बात है कि हम लोगों ने इसके बारे में बातचीत करना शुरू कर दिया है। तो बहुत सारे कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के बारे में तो हम आज बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि डिस्कशन सेशन में अगर आपका कोई सवाल हो तो आप या तो चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा अगर कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को लेकर के हो, और उसके बाद आप चाहें तो आपके अगर कोई सवाल होंगे हमारे जो ये डिसेबलिंग मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं, मैं इन सारे डिसऑर्डर्स को इस टर्म के साथ में ही पूरे लेक्चर में यूज करूंगी, डिसेबलिंग मेंटल हेल्थ कंडीशंस, है ना, जो डिसेबिलिटी क्रिएट करती हैं, ऐसी मानसिक समस्याएं जो दिव्यांगता क्रिएट जो है लाती हैं, मानसिक दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगता की तरफ जो है पेशेंट को ले जाती हैं, उसको हम डिसेबलिंग मेंटल हेल्थ कंडीशंस जो है बात करेंगे जब हम आगे लेक्चर में या वेबिनार में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वो सवाल भी आप लोग डाल सकते हैं। लगभग 30 से 35 मिनट में बोलने के लिए रखूंगी और उसके बाद का जो सारा समय होगा वो हम डिस्कशन
के तौर पर लेंगे। तो मैं आप सभी लोगों से ये उम्मीद भी कर रही हूँ और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट करें। आपके कोई कॉमन क्वेश्चन हो, किसी भी तरह के मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से क्वेश्चन हो, आपके अपने सवाल हो, आपने कहीं सुने हो या देखे हो, कोई भी क्वेरी हो, आप प्लीज उसको जो है डिस्कशन पार्ट में जरूर डिस्कस करें। तो सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि जो ये क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर्स हैं ये क्या है। जैसे मैं आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बात कर रही हूँ, ऐसा मैं एक और चीज आपको बता दूं कि कोई पीपीटी नहीं है, तो शायद ये लेक्चर आप लोगों के लिए लगेगा कि मोनोटोनस है, क्योंकि मुझे लगा कि बातचीत करना ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए मैंने पीपीटी जो है रखा नहीं है इन चीज़ों के लिए। सो आप देख रहे होंगे कि बार बार मैं दो टर्म यूज कर रही हूँ, एक तो कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है और दूसरा डिसेबलिंग मेंटल हेल्थ कंडीशंस या क्रॉनिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं। सो कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, क्रॉनिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, दोनों का डिफरेंस क्या है ना, हम क्यों इनको क्रॉनिक कह रहे हैं, ये चीजों के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। और एक चर्चा की तरह ही है ये, आप अपने सवाल डालते जाइएगा, अगर कुछ है तो हम लोग उसको डिस्कशन में भी ले लें। तो जब भी हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की डेफिनेशन क्या है, कोई भी ऐसी अवस्था या कोई भी ऐसा विकार जो आपके दिन प्रतिदिन आपकी दिनचर्या में जो है विघ्न डाल रहा है या परेशानी क्रिएट कर रहा है, कोई भी ऐसा मानसिक विकार, तो उसको हम कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स कह सकते हैं। अच्छा, वो जो डिसऑर्डर है वो आप उसको बहुत हद तक मैनेज भी कर पा रहे हैं, लेकिन नहीं भी मैनेज अगर कर पा रहे हैं तो वो डिसेबिलिटी नहीं क्रिएट कर रहा है, वे ट्रीटमेंट आप चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं, तो वो कॉमन हो गया, जो सभी लोगों में पाया जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा शारीरिक बीमारियों में भी होता है ना, कुछ सामान्य बीमारियां होती हैं, जैसे फ्लू हो गया या फिर जो है हेडेक हो गया, या फिर आपको कोई किसी एरिया में पेन हो रहा है ना, छोटी छोटी अगर चीजें हैं तो ये कॉमन डिसऑर्डर्स है। अब जैसे जो है अगर क्रॉनिक कोई डिजीज हो गई, जैसे कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, कोई किडनी फेलियर का इशू है या किडनी का इशू है या लीवर से रिलेटेड इशू है या कैंसर है, ये क्या है, ये क्रॉनिक फिजिकल डिसऑर्डर्स है ना, जिनमें लंबे समय तक इलाज की आवश्यकता पड़ती है और इलाज के बाद भी पर्सन को रिहैबिलिटेशन और थेरेपीज की आवश्यकता पड़ती है, तो और डिसेबलिंग भी होते हैं। तो ठीक उसी तरह से कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, जैसे माइंड डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, फोबिया हो गया, पैनिक डिसऑर्डर हो गया, है ना, बहुत घबराने लगते हैं हम चीजों को लेकर के, सोशल फोबिया हो गया, है ना, जो ये चीजें मैनेजेबल हो जाती हैं और किसी तरह की डिसेबिलिटी नहीं क्रिएट करती हैं आपके डे टू डे लाइफ में। आप फंक्शंस कर रहे हो, अपनी चीजों को, अपने डेली रूटीन की चीजों को कर रहे हैं, आप अपना नहाना धोना, खाना पीना, अपना काम करना, अपनी जॉब करना, जॉब से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिलीवर करना, फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिलीवर करना, इन डिसऑर्डर्स के होते हुए भी अगर आप ये सारी चीजें कर पा रहे हैं तो उसको हम कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में उनकी श्रेणी में लेते हैं। लेकिन जब भी डिसऑर्डर्स डिसेबलिंग कंडीशंस के रूप में हमारी लाइफ में आते हैं, यानी कि हम अपने डे टू डे लाइफ में हमारा जो फंक्शन है ना, उसको हम नहीं कर पा रहे हैं। डेफिनेशन में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मेंटल इलनेस जो है वो मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 के हिसाब से और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के हिसाब से कैसे मेंटल इलनेस को डिफाइन करते हैं। तो मेंटल इलनेस means a substantial disorders of thinking, mood, perception, orientation and memory। ये चार चीजें हमको ध्यान रखनी है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसमें जो है सिग्निफिकेंट जो है चेंजेस आ रहे हैं हमारी थिंकिंग प्रोसेस में, हमारे सोचने में, हमारे सोच में, हमारे विचार में, हमारे मूड में, है ना, हमारे मन से संबंधित जो हमारे फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, उसमें जो हमारा परसेप्शन है, चीजों को देखने की जो हमारी क्षमता है, चीजों को परसीव करना, प्रत्यक्षण जिसको हम कहते हैं, उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है, और साथ में जो हमारी स्मृति है अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है, और ये प्रॉब्लम इस हद तक है कि हमारी डेली रूटीन में हम किसी निर्णय को नहीं ले पा रहे हैं और हमारी हर एक डेली रूटीन की चीजें प्रभावित हो रही हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, तो ये डिसेबलिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि अगर हम
कॉमन डिप्रेशन की बात करते हैं तो हमारी लाइफ में अगर कुछ भी ऐसा आता है, जो सपोज किसी की डेथ हो गई हमारी फैमिली में, हमारा कोई फ्रेंड है जिसकी डेथ हो गई है, जिससे हम बहुत जुड़े हुए थे, तो क्या होगा, एक ग्रीफ या फिर जो है सैडनेस की फीलिंग हमारे अंदर आती है, कुछ दिनों तक वो चलती है। जब वो पर्सन हमें याद आता है तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन समय के साथ साथ ये चीजें जो है वो कम होती जाती हैं, है ना, बिना किसी इलाज, बिना किसी इंटरवेंशन के। कई बार ऐसा होता है कि समय के साथ ये चीजें कम नहीं होती हैं, लेकिन ट्रीटमेंट या विद द हेल्प ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये चीजों को हम डील कर लेते हैं। बट बहुत बार ऐसा होता है कि वो सिचुएशंस जो है हमारी लाइफ में और सिचुएशंस आती जाती हैं, और ये जो पर्टिकुलर सैडनेस है ये सीवियर डिप्रेशन का रूप लेने लगती है। सीवियर डिप्रेशन मीन्स हमारे दिन प्रतिदिन की हर एक कार्य को वो प्रभावित करें। हम सुबह उठते थे, अब हम सुबह उठ नहीं पाते हैं। हम डेली रूटीन की अपनी फैमिली की चीजें करते थे, जैसे खाना बनाना है, या फिर अगर हम ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस के लिए तैयारी करनी है, बच्चों को तैयार करना है, उनके स्कूल की चीजें देखनी है, फैमिली में और जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका ध्यान रखना है। अगर आप बाहर नौकरी करने जा रहे हैं तो नौकरी से संबंधित चीजों का ध्यान रखना है। हर एक चीज का, हर एक डोमेन का हम ध्यान रख पाते थे, बट अब इस मानसिक स्थिति की वजह से, इस अवसाद की वजह से हम ये सारे कार्य नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि हम अपनी भी जो हमारी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है, हम उसको भी नहीं कर पा रहे हैं, वो भी अगर प्रभावित हो रही है, तो हम ये मानते हैं कि ये डिसेबलिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन है। मतलब आपके अंदर जो डेली रूटीन की चीजें हैं, आपकी जो फंक्शनिंग है उसको इम्पेयर कर रही है, इम्पेयर ही नहीं कर रही है, पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। तो फिर यहाँ पर हम जो है मानते हैं कि ये सीवियर डिप्रेशन है, और इसको हम डिसेबलिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन की श्रेणी में लेकर के जाते हैं। दूसरा ये है कि कौन कौन सी डिसेबलिंग मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, और मैं ये भी यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो ये डिसेबलिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन है, इनका सर्टिफिकेशन ठीक उसी तरीके से होता है जिस तरीके से बाकी डिसेबिलिटीज का होता है। जैसे कि अगर कोई लोकोमोटर या फिजिकल डिसेबिलिटी है, उसको हम सर्टिफाई कराते हैं, मेडिकल बोर्ड हमें बताता है कि इतने परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है और सर्टिफिकेट जारी करता है। ठीक उसी तरीके से ये मेंटल हेल्थ जो डिसेबलिंग कंडीशंस हैं, अगर ये लॉन्ग टर्म में चल रहे हैं, प्रोलॉन्ग चल रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ मेडिकल बोर्ड जो है, साइकियाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के असेसमेंट के थ्रू जो है वो इनको सर्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो वैसा ही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इसका भी बनता है जिस तरह से बाकी डिसेबिलिटीज का बन रहा है। लेकिन इस बारे में बहुत लोगों को कम जानकारी है कि मेंटल इलनेस भी जो है डिसेबिलिटी की श्रेणी में आता है। अगर आप मेंटल इलनेस का भी सर्टिफिकेशन करते हैं तो ठीक उसी तरीके से जैसे बाकी डिसेबिलिटीज के लिए रिजर्वेशन के प्रोविजंस हैं, वो भी प्रोविजंस इनको मिलते हैं। पेंशन की प्रोविजन है, वो भी जो सुविधाएं होती हैं, सरकार जितनी भी डिसेबिलिटी को लेकर के सुविधाएं देती है, वो सभी जो है सर्टिफिकेशन के बाद आप पर भी लागू होता है। मतलब जो भी मेंटली इल है उस पर लागू होता है, चाहे वो रिजर्वेशन से रिलेटेड हो, चाहे अटेंडेंस से रिलेटेड हो, चाहे पढ़ाई में किसी तरह की सुविधा से रिलेटेड हो, किसी भी तरह से संबंधित हो। इसलिए हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी कंडीशन है जो डिसेबलिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन में आती है, और कितनी तीव्रता के बाद कैसे हम पहचाने कि डिसेबलिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन हो गई है ना। तो एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि सीवियर डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन को अगर हम देखें तो क्लिनिकल टर्म्स में जो है हम क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से 3 तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो माइल्ड डिप्रेशन होता है, दूसरा थोड़ा जो उससे तीव्र हो मॉडरेट डिप्रेशन होता है, और उसके बाद सीवियर डिप्रेशन होता है। तो सीवियर डिप्रेशन में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर एक कार्य हमारा प्रभावित हो रहा है, हमको कोई कार्य करने का मन नहीं कर रहा है, सुबह उठने का भी मन नहीं कर रहा है। मतलब इतनी डिसेबलिंग कंडीशन है कि ऐसा लगेगा कि वो इंसान अब खेल ही नहीं सकता है बिस्तर से। इस तरह की कंडीशन बिना किसी शारीरिक समस्या के लिए उसके अंदर दिखाई देती है। उसके अंदर जो है सुसाइड के थॉट्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं सीवियर डिप्रेशन में। डेथ विशेज और सुसाइड के थॉट्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, तो वो इंसान जो है सुसाइड की तरफ भी जा सकता है, इसलिए भी हम इसको डिसेबलिंग कंडीशन कहते हैं। तो एक तो सीवियर डिप्रेशन हो गया। सीवियर डिप्रेशन के बाद ओसीडी है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसको हम कहते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में थोड़ा सा परिचय देते हुए फिर मैं आगे के डिसऑर्डर पर जाऊंगी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बहुत बार माइल्ड लेवल पर होता है, इसको हम
माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में तो नहीं डिफाइन करते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से, लेकिन हम इसकी क्रॉनिसिटी जो है ना, इसकी जो तीव्रता है, वो एक स्केल हमारे पास है जिसको हम वाई बॉक्स कहते हैं, उस पे हम इसको मेजर करते हैं और मेजरमेंट के हिसाब से हम इसको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, सिम्टम्स की सिवियरिटी के हिसाब से इसको डिफाइन कर देते हैं। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि पर्सन एक ही कार्य को बार बार, है ना, एक ही विचार उसके मन में आता है और एक ही कार्य को वो बार बार करता है, और वो कार्य को बार बार करने की वजह से उसका जो डेली रूटीन की चीजें हैं वो बहुत ही प्रभावित होती हैं। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दूंगी यहाँ, कि मान लीजिए कि पर्सन को ये लग रहा है कि जो भी जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा किसी चीज को लेकर के, है ना, उसके अंदर ये ऑब्सेशन आ रहा है कि वो बीमार पड़ जाएगा, वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, या इस चीज को टच करने से कोई पर्टिकुलर बीमारी आ सकती है, इसको नहीं टच करना चाहिए, है ना। तो इस ख्याल के आने के बाद इस ख्याल को निकालने के लिए वो क्या करता है, बार बार हैंड वॉश करेगा, अपने आसपास की चीजों की सफाई करेगा, रिपीटेड क्लीनिंग रिचुअल्स वो करते हैं, है ना, कि एक बार कपड़ा धो लिया तो उसको बार बार खंगालेंगे ना। जैसे नहाने के लिए गए हैं तो क्या करेंगे कि पहले नल को साफ करेंगे, फिर बाल्टी को साफ करेंगे, फिर उनको लगता है कि बाल्टी धो देने की वजह से बाल्टी गंदी थी तो उनका हाथ गंदा हो गया है, उस हाथ से उन्होंने नल को छुआ है तो वो नल भी गंदा हो गया है ना। तो सभी चीजें इसी तरह से रिलेटेड होती हैं। तो क्या होगा कि उनको नहाने में जो 15 मिनट का आमतौर पर समय लगता था या 20 मिनट का समय लगता था, हो सकता है कि वो 1.5 घंटे का लगे या 2 घंटे का लगे। इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, स्टूडेंट है तो कॉलेज टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे, तो उनकी डेली रूटीन से चीजें अफेक्टेड हो रही हैं। घर में बार बार झाड़ू लगाना, घर में कोई मेहमान आ गया तो उस पूरे सेटअप को चेंज करना। यूजुअली ये डिसेबलिंग कंडीशन में जब ओसीडी जाता है तो वहां पर ये पर्सन सिर्फ स्वयं ये रिचुअल्स नहीं फॉलो करते हैं, अपने फैमिली, बिकॉज ये बहुत डिस्ट्रेसिंग डिसऑर्डर है फैमिली मेंबर्स के लिए भी, कि स्वयं केवल नहीं फॉलो करते हैं ओसीडी में, वो अपने आसपास के जो और लोग होते हैं उनको भी वो सिमिलर रिचुअल्स फॉलो करने के लिए फोर्स करते हैं। अदरवाइज फिर घर में जो है बहुत सारी तरह की समस्याएं आती हैं अगर उन लोग नहीं करेंगे ये चीजें। तो कि अगर वो पैर धो रहे हैं तो वो अपने तो पैर धोएंगे ही, बाहर से अगर कोई घर में फैमिली मेंबर आ रहा है तो उसको भी सेम तरीके से खड़े होकर वो रिचुअल्स करने के लिए बाधित करेंगे। अगर कोई पर्सन गेट को टच करते हुए घर में आ रहा है, गेट की नॉब उसने टच कर दी, तो उसको बार बार बोलना कि आपको ये चीज क्लीन करना है, अदरवाइज वो बहुत एंशियस फील करते हैं, इतनी ज्यादा एंजाइटी फील करते हैं कि उनका खाना पीना हर एक चीज उससे प्रभावित होती है। तो ये डिसेबिलिटी की तरफ तब हो गया ये डिसऑर्डर जब उनकी डे टू डे एक्टिविटी को इतना वो प्रभावित कर दे जिससे कि वो किसी भी तरह के फंक्शंस को कर ही ना पाए, है ना, पूरा दिन उनका इन रिचुअल्स को करने में लग रहा है। तो ये तो सिर्फ एक टाइप की डिसेबिलिटी का ओसीडी का जो है एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। ओसीडी के और भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि चीजों को सिम्टम्स होते हैं, है ना, कि चीजों को बार बार चेक करना। आप ऑफिस के लिए निकल गए लेकिन आपको लगा, या बाजार के लिए निकल गए, आपको लगा कि घर का ताला बंद किया है कि नहीं, गैस की स्विच ऑफ किया है कि नहीं, गैस घर में फैन जो है वो ऑफ ऑन तो नहीं रह गया है, इस तरह की चीजें जो है वो बार बार करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो ऑफिस जा ही नहीं पा रहे हैं, वो दिन भर ये चेकिंग्स कर रहे हैं, 3 बार 4 बार 5 बार, तो हर चीज कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। तो ये हो गया ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बहुत बार चेकिंग रिचुअल्स नहीं होते हैं या वॉशिंग रिचुअल्स नहीं होते हैं, बहुत बार मेंटल लेवल पर जो है रिचुअल्स होते हैं, कि जैसे हम क्या कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में अगर कोई ऐसा ख्याल आ गया कि हमको लग रहा है कि हमारे किसी फैमिली मेंबर को कोई नुकसान हो गया, इस पर्टिकुलर चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ओसीडी पेशेंट क्या करता है कि वो मेंटल रिचुअल्स करता है। मेंटल रिचुअल्स का मतलब होता है कि किन चीज को हम काउंट कर रहे हैं, या हमको लग रहा है कि हम बाहर चले गए हैं और घर वापस आ जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे, तो जो है ये नहीं होगा, हमारे किसी फैमिली मेंबर को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो मेंटल रिचुअल्स भी वो करते हैं कि आपको दिखाई तो नहीं देगा लेकिन उनके व्यवहार में वो रिपीटेशन बार बार होता है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो हो गया ओसीडी। ठीक है, इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया है ना, मनोविदालिता इसको हम हिंदी में कहते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया ये टर्म मेरे ख्याल से आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। कोई टर्म अगर ना भी समझ में आए तो मैं उसको कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको डिफाइन करूंगी, और साथ ही में जो है आप लोग बाद में पूछ भी सकते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक टिपिकल साइकोटिक डिसऑर्डर की श्रेणी में हम लोग इसको लेते हैं, और इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना।
टाइप्स ऐसे हो सकते हैं इसमें कि, और तीव्रता भी इनकी अलग अलग हो सकती है। तो जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट जो है कैसा होता है, उसकी जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग होंगे, उसकी जो सेल्फ ग्रूमिंग है, उसका जो अपना को ध्यान रखने की कैपेसिटी है, वो बिल्कुल भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो एक अपनी ही दुनिया में रहना शुरू कर देता है। आप उसको देखेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट अगर बैठा हुआ है, या इवन डिप्रेशन का, और जो मैं आगे आप लोगों को बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर बताऊंगी, उसमें भी अगर साइकोटिक सिम्टम्स के साथ, इवन ओसीडी भी अगर साइकोटिक सिम्टम्स के साथ में आ रहा है, तो ये चीजें जो आपको स्किज़ोफ्रेनिया में भी दिखाई दे रही हैं, कुछ हद तक बाकी डिसऑर्डर्स में भी आपको दिखाई देगी। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को ऐसा लग सकता है कि जैसे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया अगर है, तो उसको ये लग सकता है कि लोग उसको मारना चाहते हैं, उसके फैमिली मेंबर उसको मारना चाहते हैं, तो पूरे टाइम वो शक पे रहता है ना, कि कोई उसको जहर तो नहीं दे रहा है, वो किसी का दिया हुआ खाना नहीं खाएगा, किसी की दवाई नहीं खाएगा, किसी पर भरोसा नहीं करेगा। स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट बहुत बार ऐसा होता है कि घर से बाहर निकल रहा है तो उसको ये लग रहा है, डिल्यूजन्स जिसको हम कहते हैं, कि उसको ये लग रहा है कि बाहर जो लोग बात कर रहे हैं, दो लोग अगर कहीं दूर पर बात कर रहे हैं, उस पेशेंट को ये लग रहा है कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। और हेलुसिनेशंस जो होते हैं, हेलुसिनेशंस यानी कि किसी चीज को सुनना, जो चीज है ही नहीं उसको सुनना, विभ्रम होता है उनको बहुत बार कि जो चीज है नहीं उसको भी वो परसीव करते हैं। हमने कहा ना कि मेंटल डिसऑर्डर्स क्या है, परसेप्शन का डिस्टॉर्शन भी है ना। तो यहाँ परसेप्शन जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड होता है। उसको ये लग रहा है कि जो दो लोग हैं, ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, और वो चाहे कितनी भी दूर हो, उनको ये लगे, उसको ये जो है सुनाई देना शुरू हो जाता है कि उसको जो है वो उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, उसको लगता है कि वो उसकी बुराई कर रहे हैं, उसको लगता है कि वो उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। इस तरह की जो है चीजें उसके अंदर आएंगी। और स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को थोड़ा भी अगर लॉन्ग टर्म में आप ये डिसऑर्डर अगर जाता है ना, तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट जो कंडीशन है उससे रियलिटी से उनका कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। वो एक जगह बैठे हुए हैं और मटरिंग, है ना, मटरिंग मतलब वो अपने आप से बात कर रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों को, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा अगर इस तरह की चीजें, है ना, अपने आप में बुदबुदाना जिसको हम कहते हैं, इस तरह की चीजें जो है उनके अंदर आपको दिखाई देंगी। बहुत बार स्किज़ोफ्रेनिया का एक और टाइप होता है जिसमें कि पेशेंट जो है वो घंटों एक ही कंडीशन में है ना, हो सकता है कि कई कई दिन तक, 3-3 4-4 दिन तक वो एक ही कंडीशन में जो है खड़ा है या बैठा है, उसको हम स्टूपर कहते हैं। वो एक ही कंडीशन में जो है फ्रीज हो गया है ना, ऐसा लगता है कि फ्रीज हो गया। आप उसको हिलाओगे तो उसको पता नहीं चलेगा, आप उससे कुछ कहोगे तो उसको पता नहीं चलेगा, भले उसकी आंखें खुली हुई हैं। 3-3 4-4 दिन तक वो उसी कंडीशन में रह सकता है। उसका खाना पीना, नहाना धोना, उसकी जो बाकी चीजें हैं, वो सभी चीजें बहुत ही सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड होती हैं इस डिसऑर्डर से। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया जैसे मैंने आपको बताया, हाइपोफ्रेनिक स्किज़ो, बहुत सारे तरह के टाइप्स होते हैं ना, टाइप्स में हम नहीं जाएंगे, बट कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो यही होते हैं। और मुख्य जो बात है कि उनका रियलिटी से जो कांटेक्ट होता है वो नहीं होता है ना। और लगभग जितनी भी डिसेबलिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन है, इवन वो डिप्रेशन ही क्यों ना हो, वहाँ रियलिटी से जो कांटेक्ट होता है वो प्रभावित होता है, तभी वो डिसेबलिंग है ना, क्योंकि वो डेली रूटीन की चीजें नहीं कर पा रहे हैं, उनकी चेतना बहुत प्रभावित है, वो ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, वो चीजों को भूल जा रहे हैं, वो इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, है ना। इसके अलावा जो एक और डिसेबलिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन जो है डिफाइंड है, वो है डिमेंशिया। डिमेंशिया एक आप कह सकते हो कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल इशू है, न्यूरोलॉजिकल इशू है। इसमें क्या होता है, न्यूरोसाइकाट्रिक इशू हम लोग इसको मानते हैं, बिकॉज यहाँ बहुत सारे साइकोलॉजिकल शिकायत जो है मन से संबंधित सिम्टम्स आते हैं। डिमेंशिया के रीजन कई सारे हो सकते हैं, है ना, लेकिन इसमें होता क्या है वो थोड़ा सा हम लोग जो है ओरिएंटेशन जो उनका होता है, जैसे आपने देखा होगा कि मैंने अभी डिफाइन किया तो बताया कि हमारी जो दिशा होती है वो प्रभावित होती है, ओरिएंटेशन जिसको हम कहते हैं, वो ओरिएंटेशन प्रभावित होता है। अब ओरिएंटेशन क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम सभी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, आप चीज़ों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको पता है, आप घड़ी नहीं भी देख रहे हैं तब भी आपको पता है कि 12:15 12:30 हो रहा होगा। आपको ये पता है कि ठीक है, आप अगर अंधेरे कमरे में भी बैठे हुए हैं या घर के अंदर भी है तो आपको पता है कि ये दिन का समय है ना, आप कहाँ बैठे हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आपके आसपास क्या चीजें हैं। डिमेंशिया में जो ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, उसकी मेमोरी प्रभावित होती है, और वो इतनी ज्यादा प्रभावित होती है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि डिमेंशिया का जो पेशेंट होगा उसको दिन रात का डिफरेंस नहीं पता होगा। डिमेंशिया का जो पेशेंट होगा अपने ही घर में जिससे वो पिछले 20-25 सालों से रह रहा होगा,
वो जो है अपने ही घर में वॉशरूम तक नहीं पहुंच पाएगा, अपने ही घर में उसको पता नहीं होगा कि उसका गेट जो है, ओरिएंटेशन इतना प्रभावित होगा गेट किधर है। अगर वो ये सब चीजें हम जो है अगर डील कर भी लेता है तो घर के बाहर निकलने के बाद जिन पड़ोसियों के घर वो हमेशा 20-25 साल से जाया करता था वो उनको पहचान भी नहीं पाएगा और उनके घर तक पहुंच नहीं पाएगा। कहीं अगर डिमेंशिया का पेशेंट निकल गया तो वो घर वापस नहीं आ पाएगा, उसको रास्ता नहीं याद होगा। तो इस तरह की जो भी उसकी चीजें थी, जो भी उसकी लर्निंग थी, जो भी उसकी स्किल्स थी, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं। स्पेशली ओरिएंटेशन और मेमोरी उसका प्रभावित होता है, तो डेफिनेटली उसका डिसीजन मेकिंग, उसका जो जजमेंट है वो सभी चीजें प्रभावित होंगी। तो जब हमारी ये सारी चीजें, जिसको हम ना एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कहते हैं अपने, कि हमारे डिसीजन मेकिंग है, हमारा ओरिएंटेशन है, हम किस तरह से मोबिलिटी कर रहे हैं, वो सारी चीजें, अगर ये सारी चीजें प्रभावित होंगी तो हमारा डेली रूटीन कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। जो एक आम व्यक्ति को जो चीजें करनी चाहिए वो पेशेंट नहीं कर पाएगा। तो डिमेंशिया एक कंडीशन है। दूसरा है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, है ना। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर जैसे मैंने कि आपको बताया कि सीवियर डिप्रेशन, है ना। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर मैं आपको ऐसे समझाना चाहूंगी कि बाइपोलर, पोलर मतलब दो ध्रुवी इसको कहते हैं, है ना। दो पोल्स पर इंसान होता है। एक टाइम पर पेशेंट जो होगा वो सिवियर डिप्रेशन में होगा या डिप्रेशन में होगा, है ना। दूसरे ही समय में, इस बीमारी के दूसरे फेज में वो हाइपोमेनिक फेज, मैनिक फेज या फिर जो है सीवियर जो मेनिया होता है उसका जो हायर लेवल होता है वहां पर होता है। और कई बार साइकोटिक सिम्टम्स के साथ भी होता है। साइकोटिक सिम्टम्स मीन्स जैसे मैंने आपको स्किज़ोफ्रेनिया में बताया कि सेल्फ मटरिंग, आइडिया ऑफ रेफरेंसेस, डिल्यूजन्स भी होते हैं, है ना। अगर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का पेशेंट है, एक टाइम पर उसको ये लग सकता है जब वो मेनिया के फेज में है कि वो ईश्वर है ना। वो जो चीजें कह रहा है, जो चीजें कर रहा है, वो सारी जो चीजें हैं वो भगवान के तौर पर वो कर रहा है। तो इसको डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी कहते हैं। इतने ज्यादा हाई लेवल पर वो आपसे बात भी करेगा तो वो आपसे यही सोच करके बात करेगा कि वो ईश्वर है, वो भगवान है और आप जो है उसके जो है संतान है, इस तरीके से। तो इस तरह के और डिफरेंट लेवल्स की जो है डिल्यूजन्स हो सकते हैं। उसकी फंक्शनिंग इम्पेयर्ड होगी, उसकी जो एडियल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग होगी, उसकी सेल्फ ग्रूमिंग होगी, ये सारी चीजें अफेक्टेड होंगी। जब पेशेंट बहुत बार हमारे पास मेनिया में आते हैं, है ना, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के, तो उनका ड्रेसिंग भी पूरी तरह से बदल जाता है ना। उनकी सोने की नींद खत्म हो जाती है, नींद उनको बिल्कुल भी नहीं आती, वो 3-4 दिन तक जग सकते हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी उनके अंदर वो फील करते हैं, है ना। डिप्रेशन का एकदम ऑपोजिट फेज है। तो 3-4 दिन तक वो जगे हुए हैं, बहुत ही ब्राइट कलर के कपड़े और बहुत सारे चीजें जो है ना, मतलब वो आप देखोगे कि वो 2-2 गॉगल्स लगाए हुए हैं, 3-3 टोपी पहने हुए हैं, और जो है बहुत ही ब्राइट कलर के रेड कलर की शर्ट पहने हुई है, जो है बहुत ब्राइट कलर के चीजों को जो है वो प्रेफर कर रहा है। खाना पीना उसका बहुत ज्यादा हो गया है, वो डिमांड करता है बहुत अच्छी चीजों की अपने फैमिली मेंबर्स के, कि मुझे यही अच्छी चीज खानी है। तो इस तरह की चीजें आती हैं और डेफिनेटली उसका जो पूरा फंक्शनिंग है, उसकी डेली रूटीन है, उसका कार्य है, सब कुछ प्रभावित होता है। तो ये एक अदर डिसेबलिंग मेंटल कंडीशन है। इसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, बेसिकली बाय द यूज ऑफ अल्कोहल जो होता है ना, उसको भी डिसेबलिंग मेंटल कंडीशन में जो है लिया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इम्पेयरमेंट देखने को मिलते हैं। जो किसी भी तरह का नशा लेना जो है वो, हम बीइंग अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, ये हमारे लिए एक डिसऑर्डर है, एक विकार है मानसिक, और वो हैबिट नहीं है ना, वो विकार है, एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज संभव होता है। तो उसको भी हम लेते हैं और उसमें डिसेबिलिटी तब क्रिएट होती है जब उसकी वजह से और सेकेंडरी इश्यूज उसके अंदर आते हैं, है ना। जैसे कि एपिलेप्सी अगर हो जाए, अल्कोहल का पेशेंट है, या फिर वो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है उसके ऊपर कि वो कुछ भी अपना कार्य नहीं कर पा रहा है, तो ये भी डिसेबलिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन में आता है। देन ऑटिज्म को भी जो है डिसेबलिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन में लिया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मेंटल रिटार्डेशन जो है वो डिसेबलिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन में नहीं आता है ना। लर्निंग डिसेबिलिटी हो गया, मेंटल रिटार्डेशन हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं ये मेंटल इलनेस का पार्ट नहीं है, इनका एक अलग कैटेगरी है हमारे एक्ट में भी, और बीइंग अ क्लिनिशियन भी हम उसको अलग करके देखते हैं। तो उसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है ना। मेंटल इलनेस को मेंटल रिटार्डेशन के साथ में कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये तो एक बेसिक मैंने आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू दिया कि डिसेबलिंग मेंटल हेल्थ कंडीशंस होते क्या हैं, ठीक है।
कॉम्प्लिकेशंस भी मैंने आप लोगों को साथ साथ में बता दी है कि किस तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बहुत ही शॉर्ट में बताया है। बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं और बहुत ही डिटेल्ड कॉम्प्लिकेशन, मतलब अगर हम जाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं वहां तक नहीं जा रही हूँ। आपका कुछ सवाल होगा तो आप जरूर पूछिएगा, अगर कुछ छूट गया हो या आपको लगता है कि आप कुछ जानना चाहते हैं, है ना। अब बारी आती है डिसेबलिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन के ट्रीटमेंट की, है ना, या मैनेजमेंट की। इसमें से देखिए बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिनका लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन जो है वो खाना पड़ता है लोगों को, है ना, अदरवाइज वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं वो डिसऑर्डर। तो लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन ठीक वैसे ही जैसे ब्लड प्रेशर के लिए और कोई हार्ट डिजीज होता है उसके लिए और डायबिटीज के लिए हम खाते हैं, वैसे ही इन डिसऑर्डर्स के लिए भी लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन या बहुत लंबे समय तक मेडिकेशन खाने की आवश्यकता होती है। और जो डिसेबलिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन है उनमें मेडिसिन का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, वो मेडिसिन जो कि मनोचिकित्सक द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है। इसके अलावा जो है जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एंटी एंजाइटी है ना, जो साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स में जो यूजुअली मेडिकेशन दिए जाते हैं एंटी एंजाइटी, है ना। एंटी एंजाइटी या एंजियोलिटिक एक ऐसा ड्रग होता है जो डिप्रेशन में, स्किज़ोफ्रेनिया में, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में सभी जगह उसका इम्प्लीकेशन होता है ना। इवन अगर आपको नींद नहीं आ रही, आप फिजिशियन के पास भी जा रहे हैं तो आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन वो एंटी एंजाइटी एंजियोलिटिक ड्रग्स जो है ना वो जैसे कि आप लोग एल्प्राजोल जानते होंगे ना, बहुत कॉमनली नोन है एल्प्राजोल। तो इस तरह की जो मेडिकेशंस होती हैं वो जो है आपके एंजाइटी को कम करने के लिए, आपकी घबराहट को कम करने के लिए दी जाती हैं और केवल एंजाइटी डिसऑर्डर्स में नहीं दी जाती हैं। ओसीडी, डिप्रेशन, बाइपोलर अफेक्टिव, जहां भी लग रहा है कि नींद या शांत रखने की जरूरत है व्यक्ति को, घबराहट उसके अंदर बहुत ज्यादा है, इससे वो शांत रहेगा, उसको नींद अच्छी आएगी, रिलैक्स रहेगा, तो वहाँ ये चीजें प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट होते हैं। एंटी डिप्रेसेंट मतलब जो आपके उन न्यूरोट्रांसमीटर्स पर काम करेंगे जो कि डिप्रेशन को, जिनकी कमी की वजह से डिप्रेशन हो रहा है। तो एंटी डिप्रेसेंट जो होते हैं वो आपके जो है डिप्रेशन को या आपके अंदर जो ये भावना है, बहुत दुख महसूस कर रहे हैं आप, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स पर काम करके उस चीज को कम करेंगे। उसके अलावा जो है एंटी साइकोटिक ड्रग्स होते हैं। एंटी साइकोटिक ड्रग्स वो होते हैं जो आपके साइकोटिक जो सिम्टम्स हैं, है ना, जो ये सेल्फ मर्डरिंग कर रहा है, अपना केयर नहीं कर रहा है, अपनी दुनिया में खोया हुआ है, इस तरह की जो चीजें होती हैं, जो डिल्यूजन्स है, डिल्यूजन्स बहुत मतलब टफ है डील करना, उसके साथ उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए या मैनेजमेंट के लिए पेयरिंग करनी पड़ती है साइकोलॉजिकल इशूज, साइकोथेरेपी की, तब जाकर वो डील होते हैं। तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स वो होते हैं, है ना, जिनमें जो ये बहुत सिवियर सिम्टम्स हैं, है ना, वो डिप्रेशन में भी बहुत बार एंटी साइकोटिक ड्रग्स दिए जाते हैं जब एंटी डिप्रेशन से काम नहीं चलता है या साइकोटिक सिम्टम्स या फिर बहुत ही सिवियर लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज दिखाई देते हैं, तो साइकोटिक सिम्टम्स के साथ में या सिवियर लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज में डिप्रेशन में भी एंटी साइकोटिक ड्रग्स दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मूड स्टेबलाइजर होते हैं। बहुत सारे आप लोग स्पेशल एजुकेटर होंगे, मूड स्टेबलाइजर, बहुत सारे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो होते हैं वो भी मूड स्टेबलाइजर का काम करते हैं, जैसे लिथियम है, वैल्पोरेट है, मूड स्टेबलाइजर। जो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर आपको मैं बता रही हूँ ना उसमें, क्योंकि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आप एंटी डिप्रेसेंट पूरी तरह से नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते हो, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट पर अगर पेशेंट ज्यादा दिन रह गया तो वो मेनिया के फेज में चला जाएगा, है ना। मेनिया के फेज में है और आप उसको शांत करने के लिए अगर कोई चीज दे रहे हो तो वो डिप्रेशन के फेज में चला जाएगा। तो ये चीजें बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स में आती हैं, इसलिए उनको ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जो उनके मूड को बेस लाइन पर रखें, है ना, जो उनके मूड को स्टेबलाइज करके रखें। जैसे सपोज अगर मैं हाथ से ये दिखाने की कोशिश करूं कि ये एक बेस लाइन है, तो उनका मूड ना इस बेस लाइन से नीचे जाए, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट लॉन्ग टर्म देने पर बेस लाइन से नीचे चला जाएगा उनका मूड, है ना, वो टेंडेंसी है उनके अंदर। और अगर बहुत समय तक जो है ऐसे डिसऑर्डर मेडिसिन दिए गए जो मेनिया को ट्रीट करने के लिए है, उनकी हाइपर जो उनका एक स्टेटस है उसको ठीक करने के लिए, हाइपर स्टेट में जो है, तो बेस लाइन से ऊपर वाली चीज है, तो मूड स्टेबलाइजर देते हैं कि ना वो ऊपर जाए ना उसके नीचे आए, वो इस बेस लाइन पर बने रहे या इसके आसपास बने रहे। तो इस तरह की चीजें होती हैं। एक और थेरेपी होती है जो ट्रीटमेंट में आती है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो होती है ना, जो इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक अभी भी दिए जाते हैं, बहुत सारी कंट्रीज में बैन है, बट हमारे यहाँ दिए जाते हैं, अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। मेंटल जो
डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, वहाँ पर दिए जाते हैं और इनके अपने इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं कि कहाँ देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए। आपका कोई सवाल, मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्या आपका कोई सवाल होगा तो जरूर पूछिएगा, है ना। उसके अलावा कुछ मैग्नेटिक स्टिमुलेशन के लिए टेक्निक्स आ गई हैं जो सीवियर डिप्रेशन में, माइग्रेन में, इस तरह की चीज़ों में दिए जाते हैं। अब हम लोग सीधा सीधा जो है वो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन पर आ जाएंगे। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन पर क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं, क्योंकि ये तो ट्रीटमेंट का पार्ट हो गया। मैंने आपको सारा डिटेल बताया कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन डिसऑर्डर्स को, कौन कौन सी डिसिप्लिन मेंटल हेल्थ कंडीशन है, इनका सर्टिफिकेशन भी उसी तरह से होता है। अब कौन कौन से साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन होते हैं और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन का क्या रोल है ना। हमारे रिसर्चेज, जितनी भी रिसर्चेज इन डिसेबलिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन को या किसी और मेंटल इलनेस पर हुई है, वो ये बताती हैं कि अगर हम ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट में मेडिसिन को, फार्माकोथेरेपी जिसको हम कहते हैं वो, और साइकोथेरेपी को अगर कंबाइंड कर देते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। अच्छे इन द सेंस कि पूरी तरीके से हम उस बीमारी को मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि दवाइयाँ, जैसे मैं आपको स्किज़ोफ्रेनिया में अगर एक जो है ये बताऊं कि अगर एग्जाम्पल देना चाहूँ, तो जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि हम उसको एंटीसाइकोटिक दे रहे हैं, उसके बहुत सारे सिम्टम्स जो है सबसाइड हो गए हैं। डिल्यूजन अगर उसका है, उसको ये लग रहा है कि कोई मुझे जहर देकर मारना चाहता है, तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, मेडिसिन देने के बाद, कुछ सुधार होने के बाद उनको साइकोथेरेपी में लिया जाता है। साइकोथेरेपी में हम क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं उनके बिलीफ सिस्टम को, है ना। हम उनका जो ये डिल्यूजन है उसको चैलेंज करते हैं और उनको ये रियलाइज कराने की कोशिश करते हैं थेरेपी में कि आपका जो ये डिल्यूजन है ना, रियलिटी से डिफरेंट है। हम उनको ये महसूस कराने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग द जो है हमारा थेरेपेटिक सेशन कि ये आपका रियलिटी बेस्ड थिंकिंग नहीं है ना। डिफरेंट जो हमारी साइंटिफिक टेक्निक्स होती हैं उसके थ्रू में बहुत बार क्या होता है कि स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट जो है उसके एक्टिव सिम्टम्स जो है वो कम हो जाते हैं, बट नेगेटिव सिम्टम्स बहुत हावी होते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स मतलब ठीक है, अब वो मटरिंग नहीं कर रहा है या फिर वो अब पैरानॉइड नहीं है ना, ये चीजें थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन अब वो इनिशिएट नहीं कर पा रहा है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को। तो यहाँ पर साइकोथेरेपी का रोल आता है, थेरेपेटिक इंटरवेंशन का, साइकोथेरेपेटिक इंटरवेंशन का रोल आता है कि हम उसको मोबिलाइज करते हैं, है ना। विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर हम उसकी शेड्यूलिंग करते हैं, उसको भी हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। डिफरेंट तरह की टेक्निक्स यहाँ अपनाते हुए, बिहेवियरल टेक्निक्स अपनाते हुए उसकी डेली रूटीन की हम शेड्यूलिंग करते हैं ताकि ये लैक ऑफ इनिशिएशन जो है उसका खत्म हो जाए। स्किज़ोफ्रेनिया में लॉन्ग टर्म स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से और साथ ही में लॉन्ग टर्म मेडिकेशन चलने की वजह से जो लैक ऑफ इनिशिएशन आता है कि वो उठकर ये नहीं सोच पाएंगे कि उनको नहाना है, इसलिए हम शेड्यूलिंग के थ्रू उनका टाइम फिक्स कर देते हैं। टाइम से हम उनको अवेयर कर देते हैं सो दैट कि अगर वो टाइम या उस अलार्म को सुनेंगे तो वो इनिशिएट कर पाएंगे चीज़ें। क्योंकि मेडिसिन के बाद भी उनकी फंक्शनिंग रिट्रीव नहीं हो पाती है, तो वहाँ साइकोथेरेपिक इंटरवेंशन जो होते हैं वो काम आते हैं। जैसे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स में मैं आपको बताऊंगी कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में हम एक बहुत स्पेसिफिक तरह की थेरेपीज करते हैं जिसको इंटरपर्सनल सोशल रिदम थेरेपी कहते हैं। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में यूजुअली क्या होता है कि जब इंसान चाहे वो डिप्रेसिव फेज में है या चाहे वो मैनिक फेज में है, स्पेशली विद साइकोटिक सिम्टम्स है, उसकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो बहुत अफेक्टेड होती है ना। अगर हस्बैंड है तो उसका वाइफ के साथ में जो है रिलेशनशिप बहुत अफेक्टेड होगा। इवन सभी डिसऑर्डर में होता है बट यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है उसका सोशल रिलेशनशिप। अब वो मैनिक फेज में उसने किसी से झगड़ा कर लिया है ना, पुलिस केस बन गया, अब वो किसी को पता नहीं है, लोगों को ये पता नहीं होता, उनको लगता है कि ये डिसऑर्डर नहीं है, ये मतलब ना ये जो है क्राइम कर रहा है, बट उन्हें पता ही नहीं है कि डिसऑर्डर की वजह से क्राइम कर रहा है। अब वो हॉस्पिटल चला गया, स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया घर वालों ने। हॉस्पिटल से जब वो आप वापस आता है तो सोसाइटी की थिंकिंग या सोसाइटी की थिंकिंग उसके लिए चेंज नहीं होती है ना। वो ठीक हो गया, उसको ये पछतावा है कि उसने अपने डिसऑर्डर के केस में क्या किया है, लेकिन जो आउटलुक है लोगों का वो चेंज नहीं होता है। तो अगेन क्या होता है कि उसका डिप्रेशन में जाने के चांसेस होते हैं या फिर से वो डिसऑर्डर आने के रिलैप्स के चांसेस होते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, हम उसको थेरेपेटिक इंटरवेंशन के थ्रू हम उसको ये समझाने और बताने की कोशिश करेंगे कि ये एनवायरमेंटल चेंजेस को उसको कैसे एक्सेप्ट करना है, उसकी इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है उसको कैसे इंप्रूव करना है, सोसाइटी में उसको कैसे मिंगल अप होना है फिर से, है ना, कैसे वापस जाना है फिर से।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो साइकोथेरेपेटिक इंटरवेंशन के थ्रू ही पॉसिबल होता है। एक और चीज है साइको एजुकेट करना, है ना। फैमिली मेंबर्स को और पेशेंट को, अगर वो इस कंडीशन में है कि समझ सकता है, उसको एजुकेट करना उसकी डिसऑर्डर और बीमारी के बारे में, कब रिलैक्सेस हो सकते हैं, किन कंडीशंस में रिलैक्सेस हो सकते हैं, मेडिसिन खाने की क्या इंपॉर्टेंस है, थेरेपेटिक इंटरवेंशन की क्या इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर की जो फॉलोअप है उसके क्या इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन क्यों नहीं छोड़नी चाहिए, अगर छोड़ दिए तो उसके बाद क्या करना चाहिए। फैमिली मेंबर्स को भी जो है वो बहुत बार हम लोगों को इन्फॉर्म करने की जरूरत होती है कि ये डिसऑर्डर क्या है, किस तरह का है, इसका नेचर कैसा है, इसमें क्या फंक्शनल डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, कितने लंबे समय से दवाइयाँ खाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं पेशेंट के, है ना। अगर सपोज मान लो कोई कोई 20 साल का या 22 साल का लड़का या लड़की जो है किसी सीवियरली मतलब सीवियर जो है ना साइकोटिक डिसऑर्डर से अफेक्टेड होता है या किसी भी तरह से अफेक्टेड होता है किसी मेंटल डिसऑर्डर से, तो सवाल होता है, बहुत सारे सवाल होते हैं। हम इसको पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते हैं, ये जॉब कर सकता है कि नहीं, इसकी शादी हो सकती है कि नहीं, बहुत सारी तरह की। तो इनके लिए साइको एजुकेट करना ये भी साइकोथेरेपिक इंटरवेंशन का एक पार्ट है। इसके अलावा बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स जो है ना, बच्चों को स्पेशली अगर डिसऑर्डर्स होते हैं ना, वो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, वो कहीं जाने नहीं देते हैं। बीमारी तो जो उसका नुकसान कर रही थी वो डेफिनेटली कर रही थी, उसकी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, है ना, मेंटल डिसऑर्डर्स होने की वजह से उसके लैक ऑफ इनिशिएशन कर रही थी, बट बहुत बार डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है ड्यू टू ओवर इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट्स के ओवर इन्वॉल्वमेंट, फैमिली मेंबर के ओवर इन्वॉल्वमेंट की वजह से। तो अगेन दैट कैन बी अ कॉज कि वो रिलैप्स जो है होगा, ठीक है, वो फिर से उसी कंडीशन में चला जाएगा, क्योंकि आप उसको इंडिपेंडेंट, वो ठीक हो रहा है लेकिन आप उसको इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं दे रहे हो, आप उसको डर से मारे कहीं जाने नहीं दे रहे हो, आप वो इनिशिएट करना चाह रहा है चीजों का, आपको उसको इनिशिएट नहीं करने देना चाह रहे हो, तो अगेन स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट भी डिप्रेशन में जा सकता है ना। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स का पेशेंट भी अगर ठीक हो गया है, स्टेबलाइज है, वो डिप्रेशन में जा सकता है इन चीजों को, क्योंकि आप उसको उसकी नॉर्मल लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं, अननोइंगली, बिना जाने हुए, अनजान होने की वजह से। तो इसको भी जो है हम लोग थेरेपेटिक इंटरवेंशन में जो है वो डील करते हैं कि कैसे आपको बिहेव करना है। बहुत बार बहुत सारे नेगेटिव एक्सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, नेगेटिव जैसे ओवर इन्वॉल्वमेंट, मैंने कहा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है उसके साथ में, या फिर उसको मारना पीटना पेशेंट को, है ना। ओवर प्रोटेक्टिव होने के साथ साथ बहुत बार ये भी देखा जाता है कि पेशेंट अगर किसी भी तरह के ऐसी चीज कर रहा है, सपोज मान लो पेशेंट मेनिया में है, उसका लिबिडो हाई है, ठीक है, लिबिडो मतलब जो उसका सेक्सुअल अर्ज होता है वो बहुत हाई हो जाता है और वो किसी को टच कर रहा है इनअप्रोप्रिएटली, तो इस कंडीशन में सोसाइटी में जो लोग हैं, आसपास उसके लोग हैं, वो लोग उसको मार दे, पीट दे, है ना, तो इस केसेस में उसके डिसऑर्डर्स का जो लेवल होता है वो और बढ़ जाता है। तो इस तरह की चीजें भी जो है हम लोग साइकोथेरेपेटिक इंटरवेंशन में फैमिली मेंबर को बताने की कोशिश करते हैं कि ये उसके डिसऑर्डर की वजह से है, ये उसका स्वभाव नहीं है, ये बीमारी की वजह से है, और बीमारी जैसे जैसे कम होगी ये चीजें अपने आप कम होती जाएंगी। तो ये हो गई आज के बारे में। इसके बाद बहुत सारे बिहेवियर थेरेपीज भी, जैसे ऑटिज्म में आप देखते हैं हम लोग बिहेवियर, आप सभी लोग स्पेशल एजुकेटर हैं, बिहेवियर थेरेपी से आप लोग बहुत ज्यादा जो है फेमिलियर है ना। तो मैंने जैसे एक बताया कि एक्टिविटी शेड्यूलिंग भी हम लोग करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप जो है ऑटिज्म के केस में या मेंटल रिटार्डेशन के केस में शेड्यूलिंग को देखते होंगे, ठीक वैसे ही हम लोग शेड्यूलिंग करते हैं यहाँ पर। फिर कॉग्निटिव थेरेपी है जहाँ पर हम चैलेंज करते हैं इन चीज़ों को। डिप्रेशन में अगर है उसको हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दे रहे हैं विद द मेडिकेशन, है ना, तो उसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। ओसीडी जो है उसके लिए भी हम लोग बहुत बार बिहेवियर थेरेपी का और बहुत बार कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का उपयोग करते हैं, जिसमें कि हम पेशेंट को एक्सपोजर देते हैं उन कंडीशन से जिसको उसको डर लगता है, और जो उसका रिस्पॉन्स है, जो उसके वो रिपीटेटिव रिचुअल्स जो वो फॉलो कर रहा था, है ना, उसके दिमाग में एक विचार आया कि उसको जो है इन्फेक्शन हो सकता है और उसने चीज़ों को धोना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में ये विचार आया कि हमने इस सामान को छू दिया है, मेरा हाथ गंदा हो गया, तो अब क्या करेंगे कि ठीक है आपने कोई सामान छू दिया, आपका हाथ, सपोज उसको डस्टबिन हमने छूने के लिए दे दिया, है ना, हम हायरार्की बनाते हैं, डस्टबिन हमने उसको छूने के लिए दे दिया, डस्टबिन छूने के बाद जो उसका अर्ज होती है हाथ धोने की, हम उसको प्रोहिबिट कर देते हैं, उसको हम ड्यूरिंग द सेशन, है ना, जो ये स्ट्रक्चर सेशन होते हैं और सुपरवाइज सेशन होते हैं, उस सेशन में हम उसको एक्सपोज तो करेंगे उस डर्टी चीज से, लेकिन हम उसको रिचुअल्स को जो है वो रोक देंगे, इससे रिस्पॉन्स को प्रिवेंट कर देंगे हम। तो उससे वो हाई पीक लेवल ऑफ एंजाइटी में जाएगा और धीरे धीरे वो लर्न कर लेगा कि ये एंजाइटी अपने आप कम आती है, इसके लिए हाथ धोने की या रिपीटेटिव रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है।
तो इस तरह की चीजें हम ओसीडी के पेशेंट्स के साथ में करते हैं। और भी बहुत सारे तरह की थेरेपीज हैं। उसके अलावा जो है इंटरपर्सनल थेरेपीज होती हैं। इंटरपर्सनल थेरेपीज यूजुअली जो है ग्रीफ या डिप्रेशन में यूज करने के लिए बनाई गई थी, बट बाकी जगहों पर भी हम यूज करते हैं, है ना, कि फैमिली रिलेशन की वजह से कहीं प्रॉब्लम आ रहा है या इंटरपर्सनल इश्यूज आ रहे हैं, लोगों के साथ आपके रिश्ते को लेकर के इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से अगर आप किसी भी तरीके से डिप्रेशन में गए हो या किसी भी तरीके का रिलीफ आपके अंदर है, तो इंटरपर्सनल थेरेपीज में हम साइंटिफिक वे में उसको डील करने की कोशिश करते हैं। देन साइको एनालिसिस, इस टर्म से तो आप सभी लोग परिचित होंगे कि साइको एनालिसिस जो है एक ऐसी टाइप ऑफ थेरेपी है जो फ्रॉयड ने दी थी, और इसमें यूजुअली आजकल कम यूज होती है क्योंकि ये टाइम टेकिंग है और अभी लोगों के पास इतना टाइम जो है वो नहीं है। तो अब हम लोग ब्रीफ साइकोडायनेमिक थेरेपीज या ब्रीफ साइको एनालिसिस यूज करते हैं। बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, बट आप देखोगे तो प्रैक्टिस का लेवल जो है ना उसका ये थोड़ा पहले से कम हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं कि सपोज हमने लाई डाउन है पेशेंट साइकोएनालिसिस में, उसको एक, आपने सुना भी होगा ये चीजें कि उसको एक काउच पर या एक बेड पर हमने लेटा दिया है, जो भी उसके मन में आ रहा है वो बोलता जा रहा है, फिर जो थेरेपिस्ट है वो उसको एनालाइज करता है, उसको अवेयर करता है इस चीज से। तो एक तो उसका वेंटिलेशन हो जाता है और साथ में जो है उसकी जो फ्री एसोसिएशन की जो ये टेक्निक है जिसमें वो चीजें कहते जा रहा था, तो उसके कॉन्फ्लिक्ट से अवेयर हो जाते हैं, है ना, तो उन कॉन्फ्लिक्ट से डील करने की कोशिश करते हैं। साइकोडायनेमिक जो थेरेपीज होती हैं वो साइको एनालिसिस से निकली हुई ही थेरेपीज हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है कि पेशेंट काउच पर लेटकर कुछ भी नहीं कहता है, फ्रंट टू फ्रंट, है ना, सेशन में वो चीजें, उन चीजों को वो कहता है, और वहां पर जो है एक्टिवली डील करते हैं, पैसिवली डील नहीं करते हैं, एक्टिवली डील करते हैं हम उसके सिम्टम्स को और उसको अवेयर करते हैं चीजों को लेकर, क्योंकि कौन सी पास्ट रिलेशनशिप आपको अफेक्ट कर रही हैं, कौन सी पास्ट चीजें जो है इस पर्टिकुलर जो है आपके साइकोलॉजिकल या साइकाट्रिक इशू का रीजन है, उसको अवेयर करते हैं। तो जब अवेयर हो जाता है तो उसको पता चल जाती है वो चीजें, वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से डिसऑर्डर जो है वो थोड़ा डिसऑर्डर में जो है उसको ठीक होने की तरफ जाता है। देन फिर सपोर्टिव साइकोथेरेपीज में, सपोर्टिव साइकोथेरेपीज में बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर, जैसे मैंने डिमेंशिया की कंडीशन करी, और बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं, है ना, कोई ना कोई स्किल्स चली जाती है या फिर बहुत लंबे समय तक। और ये सपोर्टिव साइकोथेरेपी हम लोग यूज करते हैं पेशेंट के केयर गिवर्स पर भी, हम उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब जो कंडीशन है वो इससे ज्यादा इम्प्रूव नहीं हो सकती है, द रियलिटी वी नो, उस रियलिटी से उस पेशेंट को अवेयर कराते हुए हम एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करते हैं थेरेपी के थ्रू, ताकि वो एक्सेप्ट कर ले अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन को, और हम सपोर्ट सिस्टम की तरफ से थेरेपिस्ट जो है उसके लिए काम करना शुरू करता है। ग्रुप थेरेपीज भी होती हैं यूजुअली बहुत सारे साइकोटिक डिसऑर्डर में, बाइपोलर डिसऑर्डर में, एंड स्पेशली सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर में, नशा की जो समस्या होती है वहाँ ग्रुप थेरेपी हम यूज करते हैं। सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर में एक और तरह की थेरेपी यूज होती है जिसको जो है हम मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी या रिलैप्स प्रिवेंशन थेरेपी कहते हैं। उसमें मोटिवेट करते हैं हम पेशेंट को साइकोलॉजिकली क्विट करने के लिए जो वो ड्रग ले रहा होता है ना। मेडिसिन उसको हेल्प करती है उसके फिजिकल सिम्टम्स को डील करने के लिए, है ना। फिजिकल सिम्टम्स मीन फिजिकल जो डिपेंडेंस है ना, अगर उसने अल्कोहल नहीं लिया तो उसको उलझन होती है, घबराहट होती है, बहुत बार जो है बहुत एंजाइटी होती है, डिप्रेसिव सिम्टम्स उसको दिखाई देते हैं। ठीक ऐसे ही अलग अलग सब्सटेंसेस में अलग अलग तरह के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, और विड्रॉल सिम्टम्स से पेशेंट इतना कंपेल फील करता है उस चीज को लेने के लिए कि वो अल्टीमेटली वो चीज ले लेता है। अल्टीमेटली पर्सन जब शराब पी लेता है शांत हो जाता है उसका शरीर, है ना, उसको किसी तरह की एंजाइटी नहीं होती है, कोई डिप्रेसिव सिम्टम नहीं होते, कुछ भी नहीं फील करता है, वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। लेकिन मेडिसिन जो है इन फिजिकल सिम्टम्स को, आपके विड्रॉल को तो मैनेज कर लेंगे, फिजिकल सिम्टम्स को विड्रॉल नहीं होने देंगे, लेकिन बहुत बार साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होता है। अब सपोज मान लीजिए कि शराब की दुकान देख ली, है ना, मेडिसिन पर है वो इंसान, उसने शराब की दुकान, उसको कोई विड्रॉल सिम्टम नहीं होने, लेकिन शराब की दुकान देखी है, शराब का ऐड देख लिया उसने, और उसको तीव्र इच्छा होने लगी कि इसको शराब पीनी चाहिए। इस सिचुएशन को कैसे डील करना है ना। वो शादी ब्याह में कहीं गया, पिछले 8 महीने से जो है वो थेरेपी जो है ड्रग थेरेपी ले रहा था, शादी ब्याह में कहीं गया, उसके
फ्रेंड्स ने उसको फोर्स कर दिया कि ठीक है भाई आज एक दिन पीने में क्या होता है, और उसने ड्रिंक कर दिया। इस सिचुएशन को कैसे अवॉइड करना है, सोशल सिचुएशन में अल्कोहल को या ड्रग को कैसे अवॉइड करना है, पर्सनल सिचुएशन में कैसे अवॉइड करना है। कोई स्ट्रेस आ रहा है, यूजुअली क्या होता है, स्ट्रेस आ रहा होता है, कोई नया स्ट्रेस आता है और लोग जो है ड्रग लेना या अल्कोहल लेना फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो उन कोपिंग स्ट्रैटेजीज को सिखाना कि अल्कोहल इसका ऑप्शन नहीं है, ड्रग इसका ऑप्शन नहीं है, और कौन से क्या तरीके हैं जिससे आप कोप कर सकते हो इस सिचुएशन से। तो उन चीजों को लर्न कराना जो है वो साइकोथेरेपी का हिस्सा होते हैं। तो इस तरह से हम लोग साइकोथेरेपेटिक इंटरवेंशन के थ्रू जो है वो ट्रीटमेंट के साथ में मैनेजमेंट को हम लोग प्लान करते हैं। साइकोथेरेपेटिक इंटरवेंशन हर एक डिसऑर्डर में देते हैं, जिससे कि बहुत अच्छा रिजल्ट शोध में देखा गया है कि मिलता है ना। जैसे मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, जो मेरा ही एक केस था जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी। वो केस जो हमारा था वो स्किज़ोफ्रेनिया का केस था। स्किज़ो ऑब्सेसिव डिसऑर्डर, बहुत बार क्या होता है कि कई सारे डिसऑर्डर्स मिक्स हो जाते हैं, तो बहुत बार स्किज़ोफ्रेनिया में ऑब्सेशन जो है वो आ जाता है, तो उसको हम स्किज़ो ऑब्सेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया का जो है वो पेशेंट था, एंड ही वाज वेरी ब्राइट स्टूडेंट एट हिज टाइम, है ना, बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, एंड आईक्यू लेवल उसका बहुत हाई था। ड्यूरिंग हमारे सेशन में भी हमको दवाइयों उसकी बातचीत से भी ये चीज़ें पता चलती थी हमको। तो लगभग 27 से 28 साल का था, और 8-9 साल से वो जो है स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट था। आप मान के चलिए 16-17 साल का जब रहा होगा, वो 8-10 साल के, है ना, 16-17 साल का रहा होगा, तो ये परेशानी जो है पहली बार आई जब वो IIT के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। एंड आई टोल्ड कि वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था। तो ये परेशानी आने के बाद सारी चीज़ें उसकी छूट गई। हर 4 महीने पर उसका जो है हॉस्पिटलाइजेशन है, 3 महीने हॉस्पिटल में रह रहा है, फिर 3 महीने बाहर जा रहा है, फिर आ रहा है। तो साल में 2-3 हॉस्पिटलाइजेशन ऐसे करते करते उसकी लाइफ जो है पिछले 8-9 सालों से चल रही थी। पेशेंट और जो एक मुख्य उसका जो सिम्टम था जिसको डील नहीं कर पाते थे लोग, वो था उसका डिल्यूजन, है ना। सब कुछ ठीक हो जाता था, लेकिन डिल्यूजन्स को नहीं डील कर पाते थे, और डिल्यूजन्स नहीं डील होने की वजह से, जो उसका विभ्रम था वो डील नहीं होने की वजह से वो डेली रूटीन में वापस नहीं जा पा रहा था, या डेली रूटीन में वापस जाता भी था तो लोगों से बातचीत करने में ये चीजें लोगों को पता चल जाती थी कि इसके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी है, और फिर वो वैसा ही उसके साथ व्यवहार करते थे जैसा कि एक जो है सो कॉल्ड, जिसको सोसाइटी में पागल कहते हैं, किसी भी तरह का जो है अगर मेंटल डिसऑर्डर होता है तो उसकी तरह से उसको ट्रीट करते थे, वो बार बार रिलैक्स होते थे, है ना। तो उसके डिल्यूजन को जो है हमने जो है साइकोथेरेपेटिक इंटरवेंशन में लगभग 3 महीने लगे होंगे डील करने के लिए मुझे। उसके डिल्यूजन को जब हमने चैलेंज करना शुरू किया, एंड ही वाज वेरी इंटेलिजेंट। जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी थी वो इतने अच्छे से उन चीज़ों को और चैलेंजेस को वो समझ रहा था, और इतने अच्छे से उसने जनरलाइज करना सीख लिया कि उस पर्टिकुलर पूरे 3 महीने के बाद लगभग 2-2.5 साल तक, जब तक मैं उसके कॉन्टैक्ट में थी वहाँ ट्रेनिंग पीरियड में, और उसके बाद आने के बाद भी मैंने उसके बारे में पता किया, उसका हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ था। एंड ही स्टार्टेड विद द, उसने अपने घर में एक छोटी फोटोकॉपी की शॉप जो है शुरू की, एक जनरल स्टोर अपने घर में शुरू किया, और वो इंडिपेंडेंट धीरे धीरे होने की कोशिश करने लगा अपनी लाइफ में। तो ये इफेक्ट होता है साइकोथेरेपेटिक इंटरवेंशन का, अगर हम प्रॉपरली करते हैं तो, है ना। इवन स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट भी जो है वो इंडिपेंडेंट हो सकता है डिसेबिलिटी होते हुए भी, है ना। तो जैसे एड्स एंड अप्लायंसेस देते हो ना आप किसी भी तरह से उसमें, ठीक वैसे हम साइकोलॉजिकल एड्स एंड अप्लायंसेस हैं, उसको हम टेक्निक सिखा देते हैं, है ना। स्पेशल एजुकेशन में आप उसको टेक्निक सिखा देते हैं ना कि कैसे रीराइटिंग करनी है, कैसे चीज़ों को लर्न करना है, ठीक वैसे ही हम यहाँ थेरेपी में उसको टेक्निक सिखा देते हैं, उसकी जो है जो डिसऑर्डर्स हैं, जो डिल्यूजन्स हैं, जो मुख्य उसकी जो बीमारियों का जो सिम्टम्स हैं उसको डील करने के लिए, तो उसका बहुत फायदा मिलता है। अभी यहाँ NI में 4 में आने के बाद भी मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगी कि हमारा एक पेशेंट था, एंड लगभग स्किज़ोफ्रेनिया में लगभग यही होता है, 15-16 सालों के आसपास आप देखेंगे कि ऑनसेट होता है, इसको अर्ली ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया हम कहते हैं। और वो भी लगभग 28 साल का हमारा पेशेंट था, 10 साल से मेडिसिन खा रहा था, बहुत अच्छा मेंटेन कर रहा था। उसके पेरेंट्स ने भी बहुत मेहनत की उसके ऊपर, डेफिनेटली उनका जो एफर्ट था वो काबिले तारीफ था। और
पढ़ाई छूटने के बाद भी बीच बीच में जब वो ठीक रहा तो उसने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। ग्रेजुएशन भी उसने 3 की जगह 4 साल में कंप्लीट किया, लेकिन कर लिया। ठीक वैसे ही उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया और अब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, है ना। मैंने कहा यहाँ पर आपको कि डिसीजन मेकिंग, हम लोग पहले बात कर रहे थे, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है, ठीक है। अब वो 4 कॉम्पिटिटिव है ना, और पेरेंट्स को भी ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो सेलेक्ट हो जाए, है ना। भले वो उसको बाहर नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन उनको ये लग रहा था कि कहीं वो सेलेक्ट हो जाए, और वो अच्छा ब्राइट स्टूडेंट था, ठीक है, IQ लेवल उसका बहुत अच्छा था। तो उनको ये लग रहा था कि कहीं ये सेलेक्ट हो जाए, तो वो 3-4 चीजों की तैयारी एक साथ कर रहा था, जैसे वो निर्णय नहीं ले पा रहा था कि उसको किस फील्ड में जाना है। वो SSC के एग्जाम की तैयारी कर रहा था, वो नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहा था, वो PhD में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहा था, और वो बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। 4 चीजों की वो तैयारी एक साथ कर रहा था, है ना। अच्छा मेंटेन कर रहा था मेडिकेशन पे, बट थोड़ा लैक ऑफ इनिशिएटिव था, जो एक्टिविटी शेड्यूलिंग से हमने करेक्ट करने का उसको कोशिश किया, और वो बहुत अच्छे से स्वयं ही उसने उन चीजों को डील करने का कोशिश किया, ठीक है। और उसके साथ में हमने सिर्फ ड्यूरिंग सेशन उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प किया कि ये 4 चीजें हैं, इट्स वेरी गुड थिंग दैट कि आप ये चीजें करना चाह रहे हो, बट इसको कैसे हम, मैंने चैलेंज किया कि 4 चीजों की आप तैयारी कर रहे हो, अगर हम एक एक चीज लेके चले तो कैसा, ये सजेशन मैंने उसको दिया, एंड ही एक्सेप्टेड कि उसको कौन सी चीज की पहले तैयारी करनी है। तो ही हैज चूजन कि उसको बैंकिंग के एग्जाम की सबसे पहले तैयारी करनी है, क्योंकि उसकी तैयारी थोड़ी बेहतर आगे तक उसमें पहुंच भी चुकी है ना, और एग्जाम्स भी उसी के नियरेस्ट थे। तो उसने, मैंने कहा ठीक है, बाकी चीजों को हम पोस्टपोन कर देते हैं, हम 3-4 महीने हर एक तैयारी के लिए देंगे, बट इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, एंड he has divided it. उसने बैंकिंग का एग्जाम चूज किया, एंड नाउ he is working as a probationary officer in SBI. he is posted in MP itself, and he is a patient of schizophrenia, ठीक है। तो कैसे उसकी डिसीजन मेकिंग को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं साइकोथेरेपेटिक इंटरवेंशन से, इसका एक छोटा एग्जाम्पल मैंने जो है आप लोगों को दिया। तो कितनी इफेक्टिव होती है साइकोथेरेपीज, ये हम लोग जो है वो देख रहे हैं, है ना। ड्यूरिंग हम अपने रिसर्चेज भी ऐसा कहती हैं, हम अपने जो हमारे डेली रूटीन के जो हमारे पेशेंट्स आते हैं जिनका हम इंटरवेंशन करते हैं, वो सबको जो है हम सब में हम लोग देखते हैं कि बहुत इफेक्टिव होती है उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, और मेन स्ट्रीम में उनको फिर से वापस ले जाने के लिए, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं अपना सेशन खत्म कर रही हूँ। थोड़ा सा समय अगर जो है कोऑर्डिनेटर से मैं पूछना चाहूंगी कि थोड़ा सा अगर समय और है तो क्या हम क्वेश्चन ले सकते हैं? जी जी अवश्य। मैं अपने सभी प्रतिभागियों के लिए माइक ऑन कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चंस पूछिए। आया है, मैं कुछ प्रश्न चैट बॉक्स में भी आए हैं मैम, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आप प्लीज लीजिए नागेश जी, प्लीज। जी। इस बीच अगर हमारे किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न है तो मैम के समक्ष रखते रहें, जिससे हम लोग थोड़ा सा समय को देखते हुए भी। हाँ आप लोग। हेलो मैम। हाँ प्लीज बताएं साधना। I'm Dr. Sadhna Jain. I want to ask, can neuro-linguistic programming help patients with chronic mental health disorders like OCDs and all? देखिए न्यूरो लिंग्विस्टिक की अगर हम बात करते हैं ना, बहुत सारे ऐसी तरह की जो है ना चीजें हैं ऑलरेडी, डेफिनेटली ये हेल्प करती हैं अगर आप प्रॉपरली ट्रेन हैं और प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर रहे हैं। हर पेशेंट के साथ में तो नहीं, लेकिन अगर जिस पेशेंट के अंदर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर वो प्रॉपर इंटरवेंशन उनको दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीजें हेल्प करती हैं, है ना। रिसर्च एविडेंसेस भी हैं, वो एक एविडेंस बेस्ड जो है वो थेरेपेटिक इंटरवेंशन है, तो डेफिनेटली इट है। बट ये डिसीजन मेकिंग इनिशियल होनी चाहिए कि उसको कहाँ यूज करना है। yes and one more question मैम, sometimes अगर हम मेडिकेशंस देते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स देते हैं, तो उससे क्या होता है कि डिमेंशिया ट्रिगर हो जाता है। तो जैसे एल्प्रेक्स देते हैं तो कई बार फॉरगेटिंग स्टार्ट हो जाती है पेशेंट में, तो उस चीज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या एंटी एंजाइटी ड्रग्स देते हैं तो? हाँ देखिए, एंटी एंजाइटी ड्रग्स की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो यूजुअली अगर उनको साइकियाट्रिस्ट की देखरेख में दिया जा रहा है और माइल्डर डोजेज में है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती है ना। तो फर्स्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट एज अ क्लिनिशियन दैट वेदर इट्स अ बिकॉज ऑफ द डिसऑर्डर
वो उसके सिम्टम्स हैं और बिकॉज ऑफ द मेडिकेशन उसका साइड इफेक्ट है। बहुत हायर डोजेस में इस तरह की चीजें आती हैं, यूजुअली ट्रिगर नहीं होती हैं चीजें, है ना। थोड़ा फॉरगेटफुलनेस है, लेकिन अगर वो हमें देखना होगा कि वो एंजाइटी की वजह से फॉरगेटफुलनेस है या मेडिकेशन की वजह से फॉरगेटफुलनेस है ना। तो अगर लग रहा है कि इस तरह के साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो आपको तुरंत जो है पेशेंट को ट्रीटिंग साइकाट्रिस्ट को कंसल्ट करना है डोजेस एडजस्ट करने के लिए। एक बार डोजेस Thank you, ma'am. एडजस्ट हो जाते हैं तो जो है इसको डील किया जा सकता है, बट यूजुअली हायर डोज में यही प्रॉब्लम आती है। मैम चांदनी पांडे मैम का एक प्रश्न आया है हाँ, कि मैम इफ ए पर्सन हैज द हैबिट टू चेक वन थिंग एंड अगेन हाउ ही और सी कैन ओवरकम। ठीक है, अगर लग रहा है ना कि किसी एक ही चीज को वो बार बार चेक कर रहा है, यूजुअली जब हम जो है, और वो बार बार चेक करने की उसकी हैबिट, देखिए बहुत बार क्या होता है ना, ये आदतें होती हैं, है ना। हम एक चीज को चेक करते हैं, हम चले गए एक बार किचन में, हमने देख लिया कि गैस का नॉब हमने जो है बंद किया है कि नहीं किया है ना, या हमारा कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हम उसको चेक करते हैं। बट अगर ये चीज डिसऑर्डर, इसको हम कब मानेंगे, अगर ये चीज आपके डे टू डे लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपके डिसीजन मेकिंग, है ना, को सिग्निफिकेंटली अगर अफेक्ट कर रही है, आपकी मेमोरी को, आप इन्हें इन्वॉल्व हो उस पर्टिकुलर चेकिंग में कि आपकी मेमोरी अफेक्टेड हो रही है, आपको पता ही नहीं आपको आगे क्या करना है, तो ये सब चीजें अगर आ रही है, सिग्निफिकेंटली अफेक्ट है आपका डे टू डे रूटीन, आपके कार्य और सारी चीजें, तो ये मैटर ऑफ कंसर्न होगा। तो उनको जरूर जो है साइकाट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। अगर साइकाट्रिस्ट को कंसल्ट नहीं कर रहे हैं तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट गाइड करेगा कि आपको साइकाट्रिस्ट को देना है इस पर्टिकुलर सिम्टम्स के लिए, रेफर करना है, या फिर डिसऑर्डर का लेवल ऐसा है जो कि थेरेपेटिक इंटरवेंशन से ठीक हो सकता है। थैंक यू मैम। अगले प्रश्न के क्रम में पूजा गुप्ता जी ने पूछा है मैम, उन्होंने एक लंबा कारण लिखा हुआ है। मैम, ड्यूरिंग COVID-19 देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन who have lost their parents and cause of this they are facing so many psychological issues in their daily life functioning. So as a mental health professional, what is our first role to do with them? आगे लिखती है, and if you feel that condition is deteriorating, so it will come under any mental disorder, our well consider it as environmental factor. If possible, please explain little bit only. देखिए बहुत बार क्या होता है कि हमें अपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रोल से भी ऊपर थोड़ा उठ करके सोचना पड़ता है ना। ऊपर कैसे कि जब हम एक बात, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे जो ये चिल्ड्रंस हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है और उनके अंदर कुछ डिप्रेसिव सिम्टम्स या ग्रीफ के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, वो पर्टिकुलर सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के भी सिम्टम या एंजाइटी के सिम्टम्स उनके अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला तो आपको ये देखना है कि उनके एनवायरमेंटल जो कंडीशन है वो किस तरह की है। एनवायरमेंटल कंडीशंस को कैसे कोलैबोरेटिव अप्रोच के थ्रू बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप डील कर सकते हैं एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। क्या आप उनको कहीं रेफर कर सकते हैं? अगर वो किसी होम में रह रहे हैं तो उनके एनवायरमेंटल कंडीशन को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं? आप उनके टीचर्स या जो लोग उनके साथ डेली रूटीन में हैं, आप उनको किस तरीके से टीच कर सकते हैं कि वो जो है उनको बेहतर तरीके से डेली रूटीन में हेल्प कर पाएं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि उनकी डेली रूटीन अफेक्टेड है सपोज, और साथ में उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज दिखाई दे रही हैं, वो किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो मिंगल अप नहीं हो रहे हैं आपके बहुत सारे प्रयासों के बाद भी, तो आपको जो है ये मैटर ऑफ कंसर्न है। आपको उनकी जो भी अथॉरिटी है, चाहे वो उनके पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स इन द सेंस कि उनके जो गार्जियन जिसके गार्जियनशिप में वो है वो, या फिर जो है उनका किसी ऑर्गेनाइजेशन में है वो उसको जो है साइकाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट करें, है ना। क्योंकि बहुत बार हमें ये डिसाइड करना होता है कि अगर मेडिकेशन की आवश्यकता है तो पेशेंट पहले मेडिकेशन लेना स्टार्ट करे और मेडिकेशन लेने के बाद फिर साइकोथेरेपी इंटरवेंशन को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निश्चित ही आज एक बृहद भाव आपने हम सभी के बीच में रखे और जितने भी प्रतिभागी जन हमारे साथ रहे हैं, हम सभी आयोजक मंडल अभिभूत हैं आपकी इस वैशिष्टता को प्राप्त करके। और निश्चित ही जो प्रश्न आए थे या आपके द्वारा जो विशेषज्ञता हमारे बीच रखी गई, वह हमें एक चिंतन को और इस विधा पर एक प्रखरता को प्राप्त करने हेतु
एक नए चिंतन धारा को प्रदान करेगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैम, सीआरसी परिवार आह्लादित है आपके इस आज की व्याख्यान को प्राप्त करके, आपकी वैशिष्टता को आज प्राप्त करके। सादर प्रणाम मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में मैं श्री अमित कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट सर को बुलाना चाहूंगा कि सर आप आए और एमएचआरए तथा अर्ली इंटरवेंशन के क्रम में सूचनार्थ हम सभी के सामने अपनी बात रखें। श्री अमित कुमार सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। मैं प्रगति मैम को थैंक्स करना चाहता हूं कि मैम ने आज साइकोलॉजिकल इशू के बारे में हमें बहुत विस्तृत जानकारी दी और सभी पार्टिसिपेंट्स को इससे एक काफी बेनिफिट मिला होगा। और साथ ही मैं सभी पार्टिसिपेंट्स से एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा 24x7 एक मेंटल हेल्पलाइन स्टार्ट किया गया है किरण के नाम से, जिसका नंबर है 1800-599-0019, जो कि 24x7 मेंटल हेल्थ कंडीशंस पे डील कर रहा है। यहाँ हम इस मेंटल हेल्थ कंडीशन जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, सुसाइडल टेंडेंसी, इन सारे मेंटल हेल्थ जो मैम ने अभी डिस्कस किए, इन सभी के लिए ये मेंटल कंडीशंस के लिए हम यहाँ साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इस पे अपने जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस नंबर को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, ताकि जिन्हें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वो इसका बेनिफिट ले सकें। तो मैं फिर से एक लास्ट में एक बार और फिर से नंबर रिपीट करना चाहूंगा, 1800-599-0019। तो आप लोग ये नंबर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मेंटल हेल्थ इश्यूज वाले पर्संस इसका बेनिफिट उठा सके। और साथ ही मैं एक इंफॉर्मेशन और भी शेयर करना चाहूंगा। सीआरसी लखनऊ के प्रांगण में एक क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर हम 0 to 6 ईयर के बच्चों का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। वे बच्चे जिनमें फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल इश्यूज है, डेवलपमेंट इश्यूज है, तो हम यहाँ उन्हें फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, स्पेशल एजुकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन इत्यादि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एक भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी पार्टिसिपेंट्स को अगर ऐसा लगता है कि कोई भी 0 to 6 ईयर का चाइल्ड है जिन्हें इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, डिलेड माइलस्टोन, किसी मेंटल हेल्थ इश्यूज है या बिहेवियर इश्यूज है या लर्निंग डिसेबिलिटी इत्यादि कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारे सीआरसी लखनऊ के क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में रेफर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम अपनी पूर्णता की तरफ है और मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री मुकुलेश कुमार सर को, रिएडिटेशन ऑफिसर सीआरसी लखनऊ, कि सर आप आए और हमारे कार्यक्रम में आज बहुविशिष्ट वक्ता के रूप में पधारी आदरणीय प्रगति पांडे मैम एवं हमारे सभी प्रतिभागियों तथा समस्त प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स के प्रति आप अपना धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय मुकुलेश कुमार सर। थैंक यू नागेश जी। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं निदेशक पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली श्री हिमांशु दास सर का, जिनके मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके बाद हमारे संस्थान के निदेशक श्री रमेश पांडे सर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सर आपके कुशल निर्देशन से यह कार्यक्रम स्वरूप बना। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आज के हमारे मुख्य वक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी श्रीमती प्रगति पांडे मैम का, जिन्होंने अपना व्यस्तम समय निकालकर इस कार्यक्रम के लिए मुख्य वक्ता के रूप में स्वीकृति प्रदान की। और आज के प्रेजेंटेशन में मैम कैसे क्रोनिक मेंटल डिसऑर्डर से जो भी पेशेंट जूझ रहे हैं, तो कैसे उनको हम डील कर सकते, कैसे हम उनको हैंडल कर सकते हैं, उसके बारे में सर मैम ने बहुत विस्तृत तरीके से जानकारियां दी और बहुत सारे उदाहरण, जैसे सर्टिफिकेशन एमआई का कैसे सर्टिफिकेशन किया जाता है, सिजोफ्रेनिया, डिल्यूजन में डिमेंशिया और कॉमन मेंटल डिसऑर्डर के कैसे उनको हम हैंडल कर सकते हैं, उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में मैम ने बहुत विस्तृत से जानकारी दी। इसके लिए मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। अंत में
मैं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कोऑर्डिनेटर नागेश पांडे जी का, मिस्टर अमित जी का, मिस्टर विकास जी का एवं आईटी कंसल्टेंट का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि इनके सहयोग से यह कार्यक्रम अपनी भूमिका अदा कर सका। थैंक यू। बहुत बहुत जी। धन्यवाद सर। निश्चित ही आज का संपूर्ण कार्यक्रम और संपूर्ण कार्यक्रम में जो बृहदान्वित के साथ एक बहुत ही विशिष्टतापूर्ण उदाहरणों के साथ धरातलीय भावों को युक्त करते हुए आदरणीय मैम ने जो अपना उद्बोधन रखा है वो हम सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद है। और उसका उदाहरण है हमारा चैट बॉक्स, जिसमें अनेकानेक प्रतिभागियों ने कहा है कि आज के सेशन की रिकॉर्डिंग सीआरसी लखनऊ अवश्य अपलोड करें और हो सके तो हम सभी को उसका लिंक प्रोवाइड करें, जिससे हम मैम के भावों को बारंबार सुन करके अपनी फील्ड में समुचित प्रयोग कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैम, आपका उद्बोधन प्राप्त करके हमारे सभी प्रतिभागी एक नई सोच को बनाने में, एक नए भाव को बनाने में सक्षम और समर्थ हो पाएंगे। सीआरसी लखनऊ सदा प्रयासरत रहा है कि अपने उद्देश्यों की स्थापना के लिए वह निरंतर 24/7 अपने कार्यों को, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में निरंतरता के साथ लगा रहे। और यही भाव लेकर सीआरसी लखनऊ की संपूर्ण टीम, संपूर्ण परिवार अपने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के हेतु निरंतर प्रयासरत है। फिर मिलेंगे हम लोग इसी वर्चुअल मूड पर किन्हीं अन्य कार्यक्रमों को, किसी अन्य विशिष्टताओं को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम, आप सभी को सादर धन्यवाद सर। मैम आपको पुनः सादर प्रणाम मैम, आपका आशीर्वचन मिला हम सभी के साथ। थैंक यू सो मच नागेश जी, थैंक यू सो मच मुकलेश जी, आपने इनवाइट किया। और आप सभी लोगों को जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया इस वेबिनार को, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओं का भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सादर प्रणाम मैम, पुनः पुनः धन्यवाद।